आज की क्लास में बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 साइंस के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस सीरीज के अंदर हम करने वाले हैं हरियाणा बोर्ड में आए हुए पिछले सालों में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि उनके आंसर्स एग्जाम में किस तरीके से लिखने हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके पास जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन क्या है कि why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it। क्वेश्चन को समझना सबसे जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। CuSO4 कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर कुछ आयरन की नेल्स, आयरन का फॉर्मूला जो होता है सिंबल रिप्रेजेंटेशन Fe होता है। जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आप आयरन की नेल्स डालते हैं तो क्या रिएक्शन होती है और किस तरीके से कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो जाता है। आपको याद रहे कि कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू इन कलर होता है और आयरन सल्फेट का जो कलर है लाइट ग्रीन इन होता है। अगर ये क्वेश्चन आपका बोर्ड ऑफ एग्जाम्स में आता है तो आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, तो इसका आंसर ये देखिए। इसका आंसर लिखने के लिए आपको ज़्यादा लेंथी लाइन नहीं लिखनी है। कोशिश करना कि जितना छोटा लिखा जाए उतना आसान है। 2 नंबर का क्वेश्चन जहां तक है ये आता है हरियाणा बोर्ड एग्जाम्स में। इसके आंसर लिखने के लिए आप एक बात याद रखिएगा कि आयरन इज मोस्ट रिएक्टिव देन कॉपर, कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए आयरन जो है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को वहां से हटा देगा। तो इसकी रिएक्शन आपको लिखनी बहुत ज़रूरी है कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिसका कलर ब्लू होता है उससे कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट जो कि लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास बीकर था, बीकर के अंदर ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। ठीक है, तो आपने जब इसके अंदर आयरन की नेल्स डाली तो ये जो कलर है बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन था ये कलर आपका लाइट ग्रीन हो गया, लाइट ग्रीन हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन हुई। और दूसरा अगर पॉइंट को यहाँ पे जानना चाहें आप तो एक पॉइंट ये जानिए कि ये जो रिएक्शन है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल है। तो पहले क्वेश्चन में जो कि 2 नंबर का आता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इतने क्वेश्चन के लिए आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, बिना करेक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 अलग अलग लैंग्वेजेस में हमने लिखा हुआ है। तो पहली लैंग्वेज इसकी पढ़ लीजिए कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड राइट द केमिकल रिएक्शन। इसको दूसरी तरीके से देख सकते हैं आप। यही क्वेश्चन अगर दूसरी लैंग्वेज में आए तो किस तरीके से आएगा। कैन वी कीप एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट इन ए वेसल मेड ऑफ जिंक। इसको समझने के लिए सेकंड वाला पार्ट समझिए कि आपके पास एक जिंक का बर्तन है, वेसल मीन्स बर्तन है, ठीक है। तो जिंक के बर्तन में आपको क्या स्टोर करता है, आयरन सल्फेट यानी कि फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट एक्चुअल में FeSO4 को कहते हैं, जिसमें आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 2 होता है। एक और बात यहाँ पे आपको याद दिला दें कि आयरन अगर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसको फेरस बोला जाता है। अगर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो उसको फेरिक बोला जाता है, ठीक है। तो इसका तो एग्जाम्पल अभी आपने देख ही लिया FeSO4। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो FeCl3 फेरिक क्लोराइड जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है उसमें IC आता है और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उसमें फेरस आता है अस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए तो आपको लिखना क्या है वो आंसर की तरफ भी देख लीजिएगा एक बार। आंसर लिखने के लिए आपको ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जिंक जो है लाइज अबव द आयरन, मतलब जो आपकी एक्टिविटी सीरीज है जिसको रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर क्या है कि जिंक आयरन से ऊपर आता है,
और जिंक जब आयरन से ऊपर आएगा तो जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो इसीलिए आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन से जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और ये रिएक्शन होगी जिसकी वजह से हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वी कैन से दैट ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन जिंक एंड ferrous sulfate, so we cannot keep aqueous solution of ferrous sulfate in a zinc vessel। इसके अंदर जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन को याद रखिएगा कि जिंक के जब आयरन सल्फेट के साथ यानी कि फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। आपके एग्जाम में अगर बोर्ड एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपको इस लाइन के अलावा और कुछ नहीं लिखना है, आपको इतना ही लिख देंगे तो आपका इनफ आंसर है, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इनफ आंसर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसको एक बार देख लीजिएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के क्या मतलब है। जैसे कि नाम से ही पता है, एक्सो का मतलब होता है आउट, एक्सो का मतलब होता है आउट, मतलब निकलना, एग्जिट करना, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एक ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती है जहां पे हीट जो है वो बाहर निकलती है, ठीक है। हीट जो है वो बाहर निकलती है। जैसे कि मान के चलिए आपने जिस कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन करा रहे होंगे, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन की रिएक्शन आप जिस कंटेनर के कराएंगे तो वहां से हीट निकलेगी। तो हीट निकलेगी ये बात आपको कैसे पता लगेगी कि वो आपका गर्म हो जाएगा वो सिस्टम, ठीक है। तो केमिकल टर्म्स में इसको प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच की वैल्यू को, यानी कि हीट को, ठीक है। ठीक उसी दूसरी तरफ क्या है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस एक ऐसी रिएक्शंस होती है जहां पे हीट एब्जॉर्ब की जाती है। मींस अगर एक वेसल के अंदर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएं तो क्या होगा कि इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, बाहर से। तो इसीलिए इसके अंदर जो एच यानी कि हीट का जो सिंबल है वो नेगेटिव में है। साइन का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर सिस्टम में बाहर निकल रही है तो पॉजिटिव, एक्सो में पॉजिटिव आता है और एंडोथर्मिक में नेगेटिव आता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस और इनके एग्जांपल्स, एक एक एग्जांपल आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हैं और आप समझते भी हैं कि व्हाई डू वी अप्लाई आयरन पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स। जैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान भाषा में लिखा भी जा सकता है, लेकिन इसको समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है कि आयरन आर्टिकल्स क्या होते हैं कि आयरन से बना हुआ कोई भी सामान, चाहे वो आपकी चेयर हो सकती है, मेज हो सकती है, डोर्स हो सकते हैं। मान लीजिए कि डोर है, ठीक है, टेबल है, चेयर है, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या है कि हम पेंट क्यों करते हैं, इन पे पेंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा ही इसका आंसर है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है कि आयरन आर्टिकल्स पे पेंट हम इसलिए करते हैं ताकि उसको रस्टिंग से बचाया जा सके, ठीक है। रस्टिंग क्या होता है, जंग लगना, ठीक है। जंग लगने से बचाने के लिए उसको हम क्या करते हैं, उसे पेंट करते हैं, ठीक है। पेंटिंग के बाद क्या है कि आयरन सरफेस जो है, जैसे कि मान के चलिए कि ये आयरन का एक पिलर है, ठीक है। अगर जब हम इस पे ऊपर पेंट कर देंगे तो यहाँ ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं हो पाएगा, और जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिसको मॉइस्चर भी कहा जाता है, ठीक है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो यहाँ पे जो कि एक लेयर बनती है जिसको रस्ट कहा जाता है, RUST, ठीक है। और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए क्या है कि आयरन के आर्टिकल्स पे हम पेंट क्यों करते हैं। पेंट इसलिए करते हैं ताकि उसे जंग से बचाया जा सके और उसकी जो लाइफ है उसको लंबा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कोरोजन ऑफ मेटल्स। मेटल्स के कोरोजन से आपका क्या मतलब है।
और आप इसको किस तरीके से बचा सकते हैं। इसके आंसर किस तरीके से लिखेंगे आप। ठीक है, आंसर क्या है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द अनडिजायर्ड कंपाउंड, जो हमें नहीं चाहिए उनको अनडिजायर्ड कंपाउंड कहते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, मेटल की ऑब्जेक्ट्स पे जो अनडिजायर्ड कंपाउंड बन जाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एयर की, मॉइस्चर की और एसिड्स की प्रेजेंस में, उसको हम कोरोजन ऑफ मेटल कहते हैं। ये कोरोजन जो है वो कैंसर की तरह होता है। ठीक है, कैंसर जिस तरीके से इंसान को खत्म कर देता है, कोरोजन भी मेटल को कैंसर ऑफ मेटल्स भी कहा जाता है। मेटल्स को ये एंड अप कर देगा, ठीक है, ईट अप कर जाएगा। तो इसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है कि कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, आप उसको पेंट कर दीजिए, ऑयलिंग, उस पर ऑयल लगा दीजिए, ग्रीसिंग, उस पर ग्रीस लगा दीजिए, गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग होता है उस पर जिंक की लेयर लगा देना, क्रोम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग क्या होता है कि उसके ऊपर क्रोमियम की एक लेयर लगा दीजिए, या फिर एलॉय, उसका एलॉय बनाकर भी आप उसको क्या कहते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, किससे, कोरोजन से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जहां तक है ये आपका 1 नंबर का या कहे कि हाफ मार्क्स का आ सकता है या 1 मार्क्स का आ सकता है। एक बैलेंसिंग रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आएगी, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग रिएक्शन पूछी गई है, और एक और बात याद रखनी है कि ये जो बैलेंसिंग आएगी आपकी मोस्टली वर्ड फॉर्म में आएगी। ठीक है, वर्ड फॉर्मेट में ही आएगी। तो वर्ड फॉर्म में आएगी तो इसका मतलब क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, वाटर का फॉर्मूला क्या है, बर्न का मतलब क्या है, और सल्फर डाइऑक्साइड का सिंबल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो चलो एक बार इसको करते हैं। करने के लिए देखिएगा, इसको दोनों रिएक्शंस है, पहले एक बार नोट डाउन कर लिए हैं, आप एक बार इसको ध्यान से देखिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड का जो फॉर्मूला है H2S, और बर्न करने का मतलब क्या है, मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जिसको कंबशन भी कहा जाता है। अगर बर्न करने की जगह कंबशन लिखा हो तब भी आप इसका आंसर सेम लिखेंगे, सॉरी, अगर इसकी जगह कंबशन लिखा हो, ठीक है, तब भी आप इसको रिएक्शन विद ऑक्सीजन ही करेंगे। जब आप हाइड्रोजन सल्फाइड को, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, गेम मतलब प्रोडक्ट क्या मिलता है, वाटर, वाटर का फॉर्मूला सबको पता है H2O, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरी चीज क्या है कि आपको ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन लिखने के साथ साथ इसको बैलेंस भी करता है। ठीक है, तो बैलेंसिंग आप सभी लोगों को आती है एग्जाम के लास्ट टाइम पे, तो ये उम्मीद करते हैं कि आप बैलेंसिंग अच्छे से करेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है ना, मैं बता दूंगा क्लास में आपको। नेक्स्ट क्लास में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पोटेशियम मेटल, पोटेशियम का सिंबल जो है वो K है, रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाटर है, वाटर का सिंबल है, ये पोटेशियम का सिंबल है। तो क्या मिलेगा आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस का सिंबल है। एक इस टाइप की रिएक्शन जरूर आती है, और ये जो इतने भी क्वेश्चन हैं जो आज की क्लास में हम कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर में मानिए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, जो आज हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बीच में डिफरेंस बताना है, और आपको इसकी इक्वेशंस यानी कि एक एग्जांपल भी लिखना है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, चलो इसको देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से हटा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो A है वो ज्यादा रिएक्टिव है B से, तो BC एक कंपाउंड है, उसमें से अगर A ज्यादा रिएक्टिव है B से, तो भाई B को ये यहाँ से हटा देगा और उसकी जगह पे जाके लग जाएगा, और B यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हुआ, A यहाँ से लग गया, B यहाँ से बाहर।
तो ठीक उस तरीके से इसको इस केमिकल रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा और जिंक क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से निकाल दे। इसको समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं जैसे कि एक बीकर है, बीकर के अंदर HCl का सॉल्यूशन है, आपने इसके अंदर जिंक डाला तो ये क्या करेगा कि HCl में से हाइड्रोजन निकाल के ये जिंक क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन को अलग कर देगा, कहेगा भाई तू यहां से निकल, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन होती है इसको पढ़ लेते हैं एक बार और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये जो क्वेश्चंस के आंसर मैं दे रहा हूं आपको इतना ही याद करना है और कोशिश कीजिएगा, पढ़ना तो अच्छी बात है आप बुक से पढ़ें, लेकिन एंड पॉइंट पे आप इसको कर लेंगे तो ये आपके लिए इनफ है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। एक ऐसी रिएक्शन होती है, ठीक है, आप इसको पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। ए टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड्स रिएक्ट, जहां पे दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं जो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव कैटायन, पॉजिटिव आयन को ही हम कैटायन कहते हैं और नेगेटिव वाले को एनायन कहते हैं, ठीक है। तो टू कंपाउंड्स स्विच प्लेस मतलब कि म्यूचुअल एक्सचेंज, स्विच प्लेस मतलब कि एक जगह की दूसरी जगह लग जाते हैं। चलो इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान के चलिए ए है या बी है, ए पॉजिटिव हो गया बी नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अगर ए पॉजिटिव है तो भैया यहाँ पे ये सी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, सी पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। तो भाई इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ दोनों ने आपस में पोजीशन एक्सचेंज कर ली, इसको कहते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल एक्सचेंज EXCHANGE, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द रेडिकल्स, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, एक यहाँ पे दे रखा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल दे रखा है कि मैग्नीशियम ने क्या किया है, हाइड्रोक्साइड आयन को उसकी जगह से हटा दिया और पोटेशियम ने क्लोरीन को, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोराइड बन गया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इस क्वेश्चन के लिए इतना आंसर इनफ है, आप इसमें इतना लिख के आ सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, इनफ है, ठीक है, 2 नंबर तक इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखिएगा। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। इसको समझने का मतलब है, इसको समझिए ध्यान से क्वेश्चन को, कि ऐसे फूड आइटम्स जिसके अंदर ऑयल हो या फैट कंटेंट ज्यादा हो उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन के साथ पैक क्यों करते हैं। जैसे कि चिप्स के पैकेट्स में जो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्यों भरी जाती है, ठीक है। इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे, इसका आंसर लिखने के लिए आपको ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। जहां तक है ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है या 2 नंबर का आता है तो उसमें क्या क्या लिखेंगे तो एक बार देख लेते हैं इसमें, ठीक है। इसके सब्स्टिट्यूटिव क्वेश्चंस भी मैं दिखा दूंगा आपको, अभी बता देता हूँ कि ऑयल और फूड कंटेनिंग आइटम्स नाइट्रोजन के साथ इसलिए फ्लश किए जाते हैं क्योंकि नॉन रिएक्टिव नाइट्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट नहीं करती है, तो यानी कि वो कंबाइन नहीं करेगी किसके साथ, ऑयल या फैट के साथ, ठीक है। और ये किसकी तरह एक्ट करेगी, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन होने से रोके, ठीक है, प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। इसका काम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स का ऑक्सीडेशन होने से रोकना। मतलब जैसे कि फूड आइटम्स है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा अगर यहाँ पे नाइट्रोजन अवेलेबल होगी तो, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा अगर नाइट्रोजन की प्रेजेंस में, तो इसलिए आपको क्या करना है कि भैया ऑक्सीजन से इसका कांटेक्ट तोड़ना है। तो ऑक्सीजन से कांटेक्ट तोड़ने के लिए इसको हम नाइट्रोजन के अंदर रख देंगे, तो ये जब ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगी ही नहीं, इसके पास आएगी नहीं, तो फिर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फूड हमारा
सेफ रहेगा ज्यादा लंबे समय तक। ठीक है, तो वो फूड रेंसिड नहीं होगा। रेंसिड नहीं होगा मतलब खराब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से है, जिसके अंदर कोरोजन और रेंसिडिटी पे कई बार क्या कहते हैं, एक शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट जो भी आप अभी तक सीखते आ रहे हैं वही चीजें इसमें भी लिखनी होती है। जैसे कि मान के चलिए कि कोरोजन अगर आता है तो आप क्या क्या लिखेंगे। कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस होता है, बिल्कुल। ठीक है, इसमें होता क्या है कि स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स को धीरे धीरे क्या करता है, डिग्रेड कर दिया जाता है। ठीक है, कोरोजन से किस तरीके से होता है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करके होता है। और कैसे कि ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। मान लीजिए कि मेटल की कोई रॉड है या मेटल का चेयर है, ठीक है, तो अगर वो एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दे, जैसे कि आपके घरों पे होता हुआ कि आपने आयरन का कोई भी सामान घर पे खुला छोड़ दिया, छत पे रख दिया, तो उसमें क्या होता है कि वो खराब हो जाता है कुछ समय के बाद। ठीक है, उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर लग जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं उसको ऑक्साइड लेयर। ठीक है, मेटल की सरफेस पे। नेक्स्ट पॉइंट, आयरन के केस में इस कोरोजन को बोला जाता है रस्टिंग। ठीक है, when a piece of iron is left out in the moist air, it slowly changes into a dull, brittle brown substance called rust, and this process is known as the rusting. ठीक है, the formation of rust on the formation, ये जो rust का फॉर्मूला है इसको याद कर लीजिएगा कि कई बार पूछ लिया जाता है। Fe2O3.XH2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ठीक है, आयरन के रस्ट का फॉर्मूला है। ये सब था कोरोजन के बारे में। नेक्स्ट, रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो फूड की कंडीशन है वो खाने लायक ना हो, मतलब कि खराब हो जाए, यानी कि फूड बिकम्स रेंसिड। इसमें यहाँ पे रेंसिड वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप, अनडिजायरेबल भी वर्ड यूज कर सकते हैं, दोनों ठीक है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, इस पॉइंट के अंदर देखेंगे आप कि जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, ऑयल एंड फूड, मतलब ऑयल के साथ या फूड के साथ, तो जो नॉर्मल फूड होता है वो खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इस बात का हमें कैसे पता लगेगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा या उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, उसको खाने से फूड पॉइजनिंग या और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए खाने को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो इसका है, जैसे कि अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि रेंसिडिटी क्या है, कि चिप्स के पैकेट को, रेंसिडिटी इज व्हेन ए चिप्स पैकेट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जब आप चिप्स के पैकेट को ओपन करके रख देंगे तो वो कुछ ही टाइम के अंदर खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका टेस्ट और ऑर्डर दोनों चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है, कोरोजन के अंदर 2-3 पॉइंट लिख दीजिए, रेंसिडिटी के अंदर 2-3 पॉइंट लिख दीजिए। जहां तक है ये दोनों 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर इससे ज्यादा के भी आ जाते हैं 1.5 के, तब भी आप इतने पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इतने पॉइंट्स लिखवा दिए हैं आपको, इतने पॉइंट्स इनफ है। ठीक है, लेकिन नो कटिंग अलाउड, आप इतना नीट एंड क्लीन लिखेंगे और पॉइंट्स याद लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मैंने यहाँ पे 2 डेफिनेशन ली है। उसमें से एक डेफिनेशन क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो रिडक्शन के अंदर जाते हैं। और रिडक्शन कैसे होता है कि ऑक्सीजन को वो दे दें और हाइड्रोजन ले लें। ठीक है, जैसे इसकी दूसरी लैंग्वेज देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज होता है, अदर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा, सॉरी, एंड खुद रिड्यूस हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल के तरह करेंगे ना तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर और H2O बना रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि कॉपर के साथ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। और हाइड्रोजन के साथ गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन एंड द लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रिडक्शन। तो अभी हमने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसका रिडक्शन होता है
वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन तो किसका हो रहा है भाई, कॉपर ऑक्साइड का। तो कॉपर यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है कि सप्लाई करता है ऑक्सीजन को, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन देता है या फिर सप्लाई करता है ऑक्सीजन, सप्लाई O2। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो O2 को सप्लाई करता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, जो लेगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है, अलग अलग तरीके से ये पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसको समझना है कि रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस तरीके से होती है। ठीक है, 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार 1.5 मार्क्स का भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो इसके लिए ज्यादा बड़ी लाइनें नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखते हैं। इसको समझिए कि रेस्पिरेशन एक तरीके से जैसे बर्निंग फ्यूल है, जैसे कि मान के चलिए आप बर्निंग कोल करते हैं, मतलब कोयला जलाते हैं या फिर लकड़ी को जलाते हैं या पेपर को बर्न करते हैं या फिर कैंडल को बर्न करते हैं, एक उसी टाइप की रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को समझना जैसे कि सांस लेना जो होता है ना, आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जो मतलब आपने खाना खाया है, ठीक है, जब आप खाना खाते हैं तो वो बड़े बड़े बाइट्स होते हैं। ठीक है, तो जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फूड आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, अब ग्लूकोज क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, कहाँ पे करेगा ये सब काम, सेल के अंदर, बॉडी की सेल के अंदर। ठीक है, और हमें क्या देगा ये, एनर्जी। और उस एनर्जी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अपने घर के काम करने में या अपनी पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि भैया देखो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, एक्सो का मतलब अभी हमने पढ़ा था एग्जिट। ठीक है, एक्सो मतलब हीट का रिलीज होना, हीट रिलीज होती है ना। तो यहां पर भी क्या देखो, हीट रिलीज हो रही है, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसीलिए रेस्पिरेशन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और थोड़े से ट्रिकी हैं। 3-4 ही क्वेश्चन हैं इस टाइप के, तो आप उसे देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन का नाम दे रखा है एक्स। जैसे कि मान के चलिए एक बीकर है, बीकर में एक्स सब्सटेंस है। ठीक है, जो ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है जब उसको आप उसे एक्सपोजर टू एयर, मतलब कि उसका जब ऑक्सीडेशन होता है, मान लीजिए कि जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये एक्स कंपाउंड जो है वो क्या है। ठीक है, पहले में ये बताना है कि आइडेंटिफाई द मेटल एक्स, कि कौन सा मेटल है, और इस प्रोसेस का नाम बताना है कि जो जिसकी वजह से ये इसका कलर चेंज हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम एंड राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्रीन कोटिंग फॉर्म्ड ऑन द मेटल्स। मेटल्स पे जो ग्रीन कोटिंग फॉर्म होती है उसका नाम बताना है, और 2 मेथड ऐसे बताने हैं जिससे कि ये कोटिंग फॉर्म ना हो। जैसे इसके आंसर देखिए कि जो मेटल है वो कॉपर है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। कोरोजन कौन सा प्रोसेस है, जिसके अंदर कॉपर जो है वो ग्रीन कलर का ऑक्साइड बना रहा है, ग्रीन कलर की एक लेयर लग रही है उस पर। ठीक है, ग्रीन कलर की एक लेयर लग रही है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में वो कॉपर का है। ठीक है, तो इसीलिए उसके ऑक्सीडेशन की वजह से वो आपको ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ये ग्रीन कलर का बन तो रहा है, लेकिन किसकी वजह से बन रहा है, ये कॉपर कार्बोनेट की वजह से बन रहा है। कॉपर कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है CuCO3 डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ठीक है,
तो इसमें कॉपर ऑक्साइड की लेयर, कॉपर कार्बोनेट की लेयर भी लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ये कि इसको किस तरीके से बचाएंगे। तो इसके अंदर आप वो सारे मेथड लिख सकते हैं जिससे आप रस्टिंग को या कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रीसिंग, ग्रीस कर दीजिए, पेंट कर दीजिए, ऑयल लगा दीजिए, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप जिंक की लेयर लगाते हैं। क्रोम प्लेटिंग, क्रोमियम की प्लेटिंग, मतलब क्रोमियम की उसके ऊपर लेयर लगा दीजिए जिससे कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, ज्यादा समय तक वो सुरक्षित रहे। एलॉय बना दीजिए। एलॉय एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको सॉलिड सॉल्यूशन भी कहा जाता है, जिसके अंदर दो मेटल्स को पिघला के उसको एक नए मेटल में कन्वर्ट किया जाता है और जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग होती है। यहां से मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि आप मैग्नीशियम की जो रिबन होती है, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से पहले सैंड पेपर से उसको साफ किया जाता है। ठीक है, क्यों साफ किया जाता है? क्योंकि भाई जो मैग्नीशियम की रिबन है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है, तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पे उस पर मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इन सब की लेयर लग जाती है। तो इन सब की लेयर लगने से क्या होता है कि वो हमें तो रिएक्शन करानी है मैग्नीशियम की, तो जब तक इन लेयर को हटाएंगे नहीं तो हम इसको सैंड पेपर से अच्छे से साफ करते हैं ताकि उसकी लेयर हट जाए और हम उसको साथ मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और उसी तरीके का क्वेश्चन है जिस तरीके का आपने अभी पहले किया था। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सब्सटेंस एक्स, अगेन एक बीकर है, बीकर के अंदर एक्स सब्सटेंस है। ठीक है, इसका यूज क्या है कि इसको आप व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, मतलब सफेदी करने के लिए घर पे। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले क्वेश्चन में आपको इसका नाम बताना है और इसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, दूसरे में क्या है कि इस केमिकल कंपाउंड की आपको वाटर के साथ रिएक्शन करनी है। ठीक है, तो भाई इसका नाम देखते हैं क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लास में भी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम किस लिए यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के लिए घरों में यूज करते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला जो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक है, तो इसको क्विक लाइम भी बोला जाता है। ठीक है, तो सेकंड में क्या है कि इसकी रिएक्शंस देखनी है हमें कि जब इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा इसमें कि जब इसके साथ हमने वाटर मिक्स कर दिया तो भैया यहाँ पे जो कंपाउंड बना उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। फॉर्मूले याद रखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे लिख देता हूं, चलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक ब्राउन सब्सटेंस है X, ठीक है, जिसको हीटिंग करते हैं हम एयर में तो एक सब्सटेंस बनाता है Y। ठीक है, एक ब्राउन सब्सटेंस है X जिसको आप हीट करेंगे एयर के अंदर तो एक सब्सटेंस बनाएगा Y। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द Y, मतलब कि हाइड्रोजन के ऊपर आप अगर Y को पास करते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन गैस को Y सब्सटेंस के ऊपर पास किया जाता है तो ये वापस से X सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस है। ठीक है, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस है जिसका नाम है X। जब आपने उसको हीट किया तो वो एक नए सब्सटेंस में बदल गया जिसको हमने Y नाम दिया। अब इस Y को दोबारा से हम हाइड्रोजन के ऊपर पास कराते हैं, मतलब हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें वापस से X कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें X क्या है Y क्या है ये पहचानना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि केमिकल प्रोसेस का नाम लिखना है जिससे इन दोनों में ये चेंजेस हो रहे थे। थर्ड में वो इक्वेशंस भी लिखनी है हमें। ठीक है, तो लिखते हैं, देखते हैं। X जो कंपाउंड है वो कॉपर है और Y जो है वो कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड।
ठीक है, कॉपर को जब हमने हीट किया यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो ये बन गया। अब इसको जब हमने दोबारा से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया तो हमें कॉपर मिल गया और प्लस में वाटर मिल गया। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन एंड दिस इज द रिडक्शन। रिएक्शन क्या क्या हो रही है थर्ड में, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द बोथ द चेंजेस। यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है देखिए जरा, वैसे तो मैंने यहाँ पे लिखी दी है आपको, लेकिन एक बार और देख लीजिएगा कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड कॉपर ऑक्साइड अगेन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कॉपर बना देता है, जो कि हमारा इनिशियल प्रोडक्ट X है। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट Y है। ठीक है, और दिस इज प्रोसेस रिडक्शन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।